हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम समान ज्ञान के विषय इतिहास में प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इसके पहले हमने 2 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं। इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सीरीज। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो डिमेट्रियस के शासनकाल में पहली बार यूनानियों ने जो कि आक्रमण किया था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यवनों अथवा यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ था? तो ये मिनांडर उर्फ मिलिंद के जो है कि शासनकाल में यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र जो है कि यज्ञ कराए थे उसके पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई थी? तो 148 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई थी। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी मित्रों अग्निमित्र हुआ। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? तो देवभूति। किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? तो सिमुक जो थे, सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके जो है कि सातवाहन वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था? तो वैदिक धर्म को। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण के धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो है कि पुष्यमित्र शुंग को दिया जा सकता है। पुष्यमित्र शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? तो संस्कृत को। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो विदिशा। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की कौन थे? तो मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई, जो पुष्यमित्र शुंग के मित्र थे। पुष्यमित्र शुंग के मित्र थे। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा, तो ये थे पतंजलि मित्रों पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मनुस्मृति से। आगे देखेंगे कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचरित। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मित्रों याद रखेंगे, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सिंधु व सिप्तक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया है? तो सिमुक को, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की, तो सातकर्णी प्रथम। किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलिक्ष कहा गया है? तो महाभारत में सातवाहनों को मलिक्ष कहा गया है। किस स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है? सांची के स्तूप पर। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया व पर्सिया पर किसका आधिपत्य रहा? तो सेल्यूकस निकेटर, जो कि उसके मुख्य सेनापति थे, हो गया। किस यवन शासक ने अजेय की उपाधि धारण कर रखी थी? तो डेमेट्रियस ने। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो यूनानी प्रभाव से जो है कि भारतीय मूर्तिकला में गंधार शैली का जो है कि आविर्भाव हुआ। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो सबसे पहले रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है सबसे विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख, और इसके पहले सभी अभिलेख जो है कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। तो मित्रों ये
काव्य रूप में लिखा गया संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख है जो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। किस शक क्षत्रप ने, ध्यान देंगे, किस शक क्षत्रप ने वह किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील यानी काठियावाड़ जो गुजरात में स्थित है का पुनर्निर्माण कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने सुविशाख की देखरेख में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी, तो शकों के बाद भारत आने वाली जाति पहलव जाति थी। पहलवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो परथियाई या पर्थियन से। पहलवों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं सिक्के व शिलालेख। सिक्के व शिलालेख। पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ईरान के मूल निवासी थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ था? तो कुषाण के। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था। कुजुल कैडफिसेस जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय श्री अफगानिस्तान पर उसका विजय था। सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो कुजुल कैडफिसेस को बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है। कुजुल कैडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? तो भीम कैडफिसेस। मित्रों, भीम कैडफिसेस जो है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। भीम कैडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? तो कनिष्क प्रथम था। कनिष्क प्रथम ने कब तक किस नाम से एक संवत का प्रचलन किया? तो 78 ईस्वी में शक संवत के नाम से कनिष्क ने जो है कि एक संवत का प्रचलन किया। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पुरुषपुर, पेशावर को जो है कि पुरुषपुर कहा जाता है। तो पुरुषपुर पेशावर में कनिष्क ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर पर विजय। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का, इसलिए महायान बौद्ध धर्म लिखा गया है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में ही अश्वघोष की अध्यक्षता में बौद्ध संगति का चतुर्थ जो है कि संगति हुआ था। कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? तो ये अश्वघोष ही इनके राज्यकवि थे। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक की सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रथम बार प्रस्तुत करने वाले महान विद्वान जो है कि नागार्जुन थे, जो कि कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाले विद्वानों में से एक थे। नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? उन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति। मित्रों, हमने बताया कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे। तो तक्षशिला और मथुरा जो है कि कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गंधार कला व मथुरा कला। गंधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पेशावर। गंधार कला का मुख्य केंद्र पेशावर था। गंधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? तो गंधार कला शैली का प्रधान विषय बुद्ध का जीवन चरित्र। गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है बामियान की बुद्ध मूर्ति। बामियान जो है कि अफगानिस्तान में स्थित है। मित्रों, कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये पेशावर में स्थित है। बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा गया है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। अश्वघोष कौन है? तो कनिष्क के जो कि राजगुरु। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। अश्वघोष के गुरु कौन है? वसुमित्र। तो वसुमित्र और अश्वघोष दोनों की अध्यक्षता जो है कि उसमें एक अध्यक्ष थे वसुदेव और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इस तरह से दोनों की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में जो है कि कश्मीर के कुंडलपुर में हुई। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो महाविभास सूत्र को। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किसे कहा गया है? तो वो चरक को कहा गया है। चरक ऐसे विद्वान हैं जिनको आधुनिक चिकित्सा का पितामह कहा गया है।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में सबसे अधिक जो है कि विकास वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो विम कैडफिसेस, जो कि कुजुल कैडफिसेस का पुत्र था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान देंगे, घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया? किस उपलक्ष्य में? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जो है कि चलाया था 319 से 320 ईस्वी के बीच में अपने राज्यारोहण की स्मृति में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो दत्ता देवी। किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो है कि समुद्रगुप्त के जीवन व उनके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद जो कि प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले हरिसेन जो है कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी में। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? तो अमरकारदव। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो कार्तिकेय गणेश जी के जो है कि पुत्र थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके व हुणों के बीच जो है कि युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो भित्रीय स्तंभ अभिलेख से, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। हुणों को पराजित करने के संबंध में स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। स्कंदगुप्त ने भी जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुणों को पराजित करने के बाद। स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने जो है कि जिस झील का पुनरुद्धार कराया वो सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बनवाया हुआ। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? पुरुगुप्त। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का नाम क्या था? तो ग्राम। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो स्थापत्य एवं कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? मथुरा व सारनाथ। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? अजंता एवं बाघ की गुफाओं में, मध्य प्रदेश। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? तो स्वर्ण, सोने की सिक्के चलाए थे। गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? तो सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुप्त मुद्रा का जन्मदाता जो है कि गुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो गरुड़। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के का प्रथम जो है कि प्रचलन शुरू किया था? तो शीशे के सिक्के का प्रचलन जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे। सर्वप्रथम जो है कि किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है महरौली लौह स्तंभ। महरौली का जो है कि लौह स्तंभ है
वो गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। महरौली लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में स्थित है किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र व उज्जैनी। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला व नालंदा। गुप्त काल को किस भाषा में साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो संस्कृत भाषा में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो संस्कृत भाषा का सबसे विद्वान जो है कि कालिदास थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, कालिदास। गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया था? तो 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? तो मेघदूतम को, जिसकी रचना जो है कि कालिदास के द्वारा की गई थी। वियोग श्रृंगार की अति उत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र, जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित कथा ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगोविंद। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? आर्यभट्ट को। किसे भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? तो आर्यभट्ट ने। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? तो आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? तो ये धन्वंतरी। यानी गुप्त काल में बहुत बड़े बड़े विद्वान जो है कि हुए थे, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, कालिदास, नारायण पंडित नारायण और विष्णु शर्मा, इस तरह के महान कवि हुए। तो मित्रों, ये रहे प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हमने अच्छे से डिस्कशन किया। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।